Hello and welcome. This is the chapter number 6 of बसंत, जिसका नाम है भगवान के डाकिए। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन विद आंसर है यहाँ पे, तो आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रश्न एक, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। सो उसका आंसर है, पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया गया है क्योंकि पक्षी और बादल वह चिट्ठियां लाते हैं जिसमें भगवान द्वारा भेजा गया संदेश होता है। सेकंड पॉइंट, ये इंसानी डाकिए के विपरीत यानी उससे उल्टे होते हैं, मनुष्य द्वारा बनाई सीमाओं में बंधकर काम नहीं करते। जैसे जो मनुष्य डाकिया जो होता है, अगर उसे समुद्र पार कोई चीज भेजनी है तो उसे भेजने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, प्लस और मतलब मनुष्य डाके ना वहीं तक जा सकता है जहां तक बाउंड्रीज है, जहां तक सीमा है, ठीक है ना। प्लेन से जाना है या ट्रेन से जाना है या शिप से जाना है तो जाने में टाइम लगेगा। तो पक्षियों के लिए कोई सीमा नहीं है, वो तो कहीं से भी कहीं तक भी जा सकते हैं, ठीक है ना। टाइम उन्हें भी लगेगा बट एज कम्पेयर टू मनुष्य के कंपैरिजन में अगर डाकिया पैदल जा रहा है तो उससे जल्दी पक्षी पहुंच जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इनकी लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता। जो चिट्ठियां पक्षी लाते हैं यानी जो वो अपनी वॉइस में बताते हैं या जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो मनुष्य नहीं पढ़ सकता, क्योंकि हम लोगों ने तो का खा गा या ABCD या जो भी लैंग्वेज बनाई है उस भाषा में चिट्ठी लिखना सीखा है, ठीक है ना। जो हम लिखेंगे और सामने वाला क्या कर सकता है, उसको पढ़ेगा। इन चिट्ठियों को पेड़, पर्वत, पौधे, पानी तथा पहाड़ पढ़ते हैं। तो इन चिट्ठियों को कौन पढ़ सकता है, नेचर ही पढ़ सकता है इन चिट्ठियों को, जो नेचर की लाई हुई होती है। फोर्थ पॉइंट, इनमें निहित संदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए ना होकर सारे संसार के लिए होता है। यानी इनके इसके अंदर जो मैसेज आता है वो किसके लिए होता है, पूरे वर्ल्ड के लिए होता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं आता। दूसरे शब्दों में ये विश्व बंधुत्व को संदेश फैलाते हैं, ठीक है ना। जैसे मनुष्य अगर कोई चिट्ठी लिखेगा तो पर्टिकुलर किसी एक बंदे के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एक कम्युनिटी के लिए, एक देश के लिए लिखेगा। बट जो ये चिट्ठी लाते हैं वो दुनिया में किसी भी भेदभाव में नहीं होती, वो हर धर्म हर जाति सब के लिए बराबर होती, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाते। इन चिट्ठियों को प्रकृति के विभिन्न अंग जैसे पेड़, पौधे, पहाड़, पानी आदि पढ़ पाते हैं, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड है प्रश्न 3, किन पंक्तियों का भाव है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक दूसरे से देश को भेजते हैं, ठीक है। उत्तर क्या है, का पक्षी और बादल ये भगवान के लिए डाकिया हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ भी नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं यानी समझते हैं। तो इसका आंसर ऊपर लिख दिया उन्होंने कि पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक दूसरे को भेजते हैं, ठीक है ना। कौन सी पंक्तियों में था, ये पहली वाली पंक्तियों में था जिसमें पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिया वाला पैराग्राफ दिया हुआ। सेकंड वन इज, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में जा बरस जाता है। ये कौन से वाले पैराग्राफ में दिया है, ये इसमें दिया है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी जब बादल एक जगह से जा रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया से जा रहे हैं, यहाँ पर गर्मी ज्यादा है तो यहाँ का पानी भाप बन के उन बादलों में स्टोर हो गया और हो सकता है वो किसी दूसरी कंट्री या किसी दूसरे स्टेट में जाके क्या हो, बरस जाए। तो यही हो गया कि यहाँ का पानी भाप बन के उड़ता है और दूसरी धरती पर जाके क्या होता है, गिर जाता है। संदेश की तरह ही हो गया, मैसेज ही हो गया एक तरीके से। प्रश्न 4 है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल की लाई चिट्ठियों में पौधे, पेड़, पानी और पहाड़ ये पढ़ पाते हैं कि प्रकृति में उनके आसपास जो सौरभ उड़ रहा है तथा जल जो वाष्प रूप में चारों ओर विद्यमान है और उसे दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। यानी जो पानी है वो क्या बनता है, भाप बन के बादलों तक जाता है और बादलों के थ्रू क्या होता है और दूसरी कंट्रीज में वो चला जाता है। इस काम का प्रसार दूर दूर तक अन्य देशों में भी चाहिए। इस कार्य को बिना किसी भेदभाव के
स्वच्छंदता पूर्वक संपन्न करना है, यानी इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया से कोई पानी भाप बना, प्रकृति कभी भी क्या नहीं करती, भेदभाव नहीं करती। अगर इंडिया से कोई पानी भाप बना और वो बाद में स्टोर हुआ तो जरूरी नहीं है कि वो इंडिया में ही बरसेगा, वो किसी और कंट्री में भी जाके बरस सकता है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। या जो नदियां हैं जो कहीं से बहती भी आ रही है और वो दूसरी कंट्रीज में भी होती हुई जा रही है, वो भी भेदभाव नहीं करती। ऐसा नहीं है कि वो नीचे आते आते पानी कम करती है, कि अगर मैं किसी कंट्री से ओरिजिन हो रही है यानी निकल रही हूँ तो मैं वहां पे ज्यादा पानी दूं और नीचे जाते जाते क्या करूं, पानी कम कर दूं। हाँ, वो ऑब्वियसली है कि अगर उसकी लेंथ, हाइट या डेप्थ जो है उसकी कम बढ़ती होगी तो पानी कम बढ़ती हो जाएगा, लेकिन पानी की मिठास में, पानी के नेचर में कोई भी क्या नहीं होगी, किसी तरीके की कोई कमी नहीं होगी। प्रश्न 5 है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, पंक्ति का भाव यह है कि धरती के लिए इसे पृथ्वी के सभी मनुष्य समान है। धरती में यानी जो पृथ्वी है वो, उस पर जितने भी लोग रहते हैं, वो इंडिया के, अफ्रीका के हो, अमेरिका के, साउथ इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहीं के भी, उसके लिए सारे लोग क्या है, बराबर है। वह कहीं भी वह कहीं के भी वासी क्यों ना हो, प्रकृति यानी धरती स्थान का भेदभाव किए बिना अपने पराये की भावना से ऊपर उठकर सुगंध, यानी अगर हवा चलती है या फ्रेग्रेंस, जो खुशबू जो होती है, फूल जो खिलाने होते हैं, पेड़ पौधे जो उगाने होते हैं, वहां भी धरती किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करती। वो क्या करती है, इस सुगंध में एक प्रेम, एकता, सद्भाव तथा समानता का संदेश छिपा होता है, और हमें भी इसी तरह रहना चाहिए, ठीक है ना, जैसे प्रकृति रहती है। कि अगर हम लोग तो लड़ाई करते रहते, कर्नाटका, ठीक है ना, नीचे साउथ की जो दो कंट्रीज स्टेट्स हैं, वहां पे दोनों के ऊपर एक रिवर के ऊपर लड़ाई होती है, ठीक है, नदी के ऊपर लड़ाई करते रहते हैं। या हो सकता है आने वाले टाइम में जैसे पाकिस्तान से कुछ नदियां हमारे यहाँ आती है, हम तो पानी के इन सब चीजों के पीछे जो है क्या करते हैं, लड़ाइयां कर लेते हैं। बट प्रकृति इन सब के पीछे लड़ाई नहीं करती। अगर प्रकृति को ऑक्सीजन सप्लाई करनी है तो पूरे वर्ल्ड में सबके लिए बराबर एक्यूरेट ऑक्सीजन सप्लाई करेगी। अगर कहीं आंधी तूफान आता है तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही कंट्री में आंधी तूफान आ रहा है, या किसी एक ही कंट्री में हरियाली है, या किसी एक ही कंट्री में बारिश होगी। सबके साथ प्रकृति कैसी रहती है, समान रहती है, बिल्कुल इक्वल रहती है।